गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिवम पांडे एंड यू आर वाचिंग द ब्लिंक। आज इस वीडियो पे स्पेशल वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि स्टेट और सेंटर के बीच में ये जो पूरा जीएसटी टर्मोइल है वो क्या है। इस वीडियो में आपके मैं 4 क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज दिस होल टर्मोइल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स रिगार्डिंग जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ये पूरा फंडा है क्या। दूसरा, व्हाट सॉल्यूशंस सेंटर हैज ऑफर्ड, सेंटर ने क्या सॉल्यूशन ऑफर किए हैं स्टेट्स को। तीसरा, लोग ऑपोजिशन पार्टी के लोग और बीजेपी के ही कुछ लीडर जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इन लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। और चौथा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन इस पर क्या कहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं समझाता हूं कि पूरा मुद्दा है क्या, जीएसटी को लेकर के हुआ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जब जीएसटी नहीं था, अगर हम बात करें बिफोर जीएसटी की, तो जब जीएसटी हमारे देश में नहीं था तब स्टेट्स के पास अलग अलग तरीके के स्टेट्स सिटीजन पर टैक्स लगाता था। जैसे कि वैट, स्टेट का अपना वैट लगता था। एक WCT वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स टैक्स, ये स्टेट अपना लगाता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन गैम्बलिंग, बैटिंग एंड लॉटरी, सेल्स टैक्स, सरचार्ज, सेस, बहुत सारे के टैक्स सभी स्टेट्स अपने अपने सिटीजन्स पर लगाते थे। और उसी की तरह सेंटर भी अपने अलग सरचार्ज, अपने अलग सेस, एक्साइज ड्यूटी और लेवी वगैरह ये लोग लगाते थे। तो स्टेट अपने अपने टैक्स लगाते थे, सेंटर अपने अपने टैक्स लगाते थे। कुल देश में 17 तरीके के टैक्सेस थे जो सिटीजन्स अलग अलग समय पर पे करते थे। लेकिन जीएसटी आने से क्या हुआ, जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई तो उससे हुआ क्या कि ये 17 तरीके के टैक्स खत्म हो गए और एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया। एक तरीके का टैक्स जीएसटी आ गया। इसको वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे बीच में लेकर आई कि एक नेशन में एक टैक्स होगा, जीएसटी। अब जीएसटी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा स्टेट्स को कि स्टेट्स आप अपना टैक्स वसूलने का जो आपका राइट है उसको आप गिव अप कर दें और वो राइट आप हम सेंटर को दे दें। कि मतलब अब स्टेट्स अपने अलग अलग टैक्स नहीं लगाएंगे, एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, जिसका कलेक्शन डायरेक्ट पहले सेंटर के पास जाएगा और फिर सेंटर से वापस स्टेट्स के पास जाएगा। सेंटर उसको स्टेट्स में वापस बांटेगी उस पैसे को। तो सेंटर ने कहा कि भाई स्टेट्स आप अपना टैक्स वसूलने का राइट गिव अप कर दो। स्टेट्स ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस चीज को समझने के लिए एक चीज समझिए। स्टेट्स ने कहा हमारा घाटा हो जाएगा। घाटा कैसे हो जाएगा वो समझिए। सबसे पहले कि टैक्स जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। जो टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड होते हैं उसमें एक्सपोर्ट फ्री होता है और जहां कंज्यूम होता है प्रोडक्ट वहां पर टैक्स जनरेट होता है। और जो टैक्स ओरिजिन बेस्ड होते हैं उसमें इंपोर्ट फ्री होता है। एक्सपोर्ट पे आप पैसा लगाते हैं, एक्सपोर्ट पे आप टैक्स वसूलते हैं और जहां प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट वहां पर टैक्स जनरेट होता है। तो क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो इसमें जो टैक्स जनरेट होता है वो उस स्टेट में होता है जिस स्टेट में प्रोडक्ट की खपत हो रही है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ज्यादा प्रोडक्शन वाले स्टेट हैं जैसे गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र, इस तरीके की जो स्टेट्स हैं, साउथ के भी कुछ स्टेट्स जो जिनकी प्रोडक्शन हाई है, उन्होंने ये सवाल उठाया सेंटर को कि भाई ये तो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और आप कह रहे हो कि हम कोई टैक्स ले नहीं सकते। तो गुजरात अगर अपना सामान बिहार में बेचता है तो बिहार में टैक्स जनरेट होता है, इससे गुजरात तो घाटे में चला गया। ये एक इशू उठाया प्रोड्यूसर स्टेट्स ने सेंटर के आगे। तो सेंटर ने इसमें क्या कहा कि ठीक है, आपकी ये बात सही है कि आपका ऐसे नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक कंपेंसेशन
सेस बनाते हैं। इस कंपेंसेशन सेस के द्वारा सेंटर स्टेट्स को जो उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई कर देगा। अब इसका क्या खेल है ये समझने के लिए एक बात समझिए। इसमें सेंटर ने 2017 को बेस ईयर माना है और सेंटर कह रही है कि हम ऐसा मान के चलेंगे कि हर साल आपका जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें बेस ईयर में जो टैक्स कलेक्शन हुआ था, मतलब 2017 में टैक्स कलेक्शन हुआ था, उसमें 14% की बढ़त होती है, हम ऐसा मान के चलेंगे। अगर आपका जो टोटल अमाउंट टैक्स कलेक्शन से हुआ 2018 में, वो अगर इस अमाउंट से कम हुआ तो जितना कम होगा उतना सेंटर कंपेंसेशन सेस के द्वारा आपको पूरा करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्टेट का, गुजरात की बात कर लेते हैं, मान लीजिए गुजरात का 1 करोड़ जनरेशन हुआ टैक्स में 2017 में। 2018 में कितना सेंटर मान रही है कितना होना चाहिए? 1 करोड़ प्लस 14% ऑफ 1 करोड़, 14% ऑफ बेस ईयर, तो ये हो गया कितना? 1.14 करोड़। सेंटर मान रही है कि 1.14 करोड़ आपका होना चाहिए था। अब मान लीजिए इनका 1.14 की जगह 1.10 करोड़ ही हुआ टैक्स कलेक्शन, तो सेंटर का कहना है कि हम कंपेंसेशन सेस के द्वारा इसमें जो आपका जितनी कम हुई है, जैसे 1.4 माइनस 1.10 करोड़, इतना इनका हुआ है, इतना होना चाहिए, तो कितना कम पड़ गया? ये पड़ गया 0.03 करोड़। सेंटर कह रही है कि 0.03 करोड़ हम आपको कंपेंसेशन सेस के द्वारा दे देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा सेंटर ने सभी स्टेट्स के साथ रखा कि जिस भी स्टेट का टैक्स कलेक्शन जितना कम होगा, जितना होना चाहिए उससे जितना कम होगा, उतना उसकी भरपाई हम कर देंगे। एक सवाल है कि कंपेंसेशन सेस में सरकार पैसा भरेगी कैसे, मतलब कैसे लाएगी इतना पैसा सबको दे? तो उसका जवाब सरकार ने यह दिया कि हम जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे कि लग्जरी गाड़ियां वगैरह, जो सिन गुड्स हैं जैसे सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीजें, जो बैटिंग और गैम्बलिंग में की सर्विसेज हैं, इस तरह की चीजों पर, इन तरह की चीजों का हम प्राइस बढ़ा देंगे, उस पर एक एक्स्ट्रा सेस लगाएंगे और इस सेस से जनरेट होने वाला पैसा हम इस कंपेंसेशन सेस की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो जनरली सिटीजन्स पर ही ये भार सरकार ने डाला है, लेकिन ठीक है, तो ये एक सिस्टम बन के तैयार हुआ। अब सवाल है कि अभी ये प्रॉब्लम कहां जनरेट हो रही है? तो अब मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम कहां जनरेट हो रही है। प्रॉब्लम यहां जनरेट हो रही है कि इस साल के ये जो कंपेंसेशन सेस का पैसा है वो हर 2 मंथ्स में सेंटर को, स्टेट्स को देना होता है। 2020 में अगस्त से 5 महीने पहले, मतलब अप्रैल से ही सरकार इस पैसे को नहीं दे रही है। अप्रैल से ही, मतलब अप्रैल में के बाद जो देना था वो कंपेंसेशन सेस अभी स्टेट्स को नहीं मिला है। फिर जून जुलाई वाला भी नहीं मिला है और अभी अगस्त खत्म होने को है, और अगस्त सितंबर तो अभी हुआ नहीं है, अगस्त खत्म होने को है और इसका भी कुछ अता पता अभी नहीं है। तो अब स्टेट्स ने सेंटर के सामने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमें हमारा पैसा दो, क्योंकि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम अपने सरकारी डॉक्टर्स, अपने सरकारी टीचर्स, प्रोफेसर्स, अपने सरकारी एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारी, अपने स्टेट के एमसीडी और इस तरह की तमाम सरकारी सर्विसेज के लोगों को सैलरी कहां से देंगे? हम इनको सैलरी नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम अपना स्टेट कैसे चलाएंगे? तो इसलिए स्टेट्स का कहना है सेंटर को कि भाई हमें हमारा पैसा दे दीजिए। एक सवाल है कि पैसा कितना है जो देना है, तो इन इतने महीनों का मिला करके करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया है जो सेंटर को, स्टेट्स को देना है कंपेंसेशन सेस बनाकर। ठीक है, तो स्टेट्स कह रहे हैं कि भाई हमारा लाओ 3 लाख करोड़। अब सेंटर क्या कह रही है कि सेंटर कह रही है देखो भाई साफ बात है हमारे पास पैसा तो नहीं है, 3 लाख करोड़ हमारे पास देने के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, मैं बताऊंगा कि ये पूरा माजरा है क्या, मैंने पूरा माजरा आपको समझा दिया क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं कि सेंटर क्या सॉल्यूशन ऑफर कर रही है स्टेट्स के लिए। सेंटर कह रहा है
कहां कह रहा है पहले बता दूं कि एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, जिसको आपने न्यूज में बहुत सुना होगा। पिछले 3-4 दिन से सभी न्यूज़पेपर की फर्स्ट हेडलाइन यही इसी के बारे में आ रही है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग। एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें यूनियन मतलब सेंटर की फाइनेंस मिनिस्टर और सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर की ये बैठक होती है, और इस बैठक में वो लोग जीएसटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस बारे में बात करते हैं। तो अभी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, ये हुई 27 अगस्त को। 27 अगस्त को जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, उसमें क्या बात हुई कि निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, सेंटर की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि स्टेट्स, आपके पास 2 ऑप्शन है, हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन कि आप 3 लाख करोड़, अच्छा एक चीज और, 3 लाख करोड़ से पहले जो कंपेंसेशन फंड जो है, जो सरकार सेस लगाती है लग्जरी आइटम वगैरह पे, जो पैसा जनरेट करती है, तो 3 लाख करोड़ से 65,000 करोड़ तो सरकार के पास है देने के लिए, तो वो इतना तो दे देगी। सारा माजरा है 2.35 लाख करोड़ का, ठीक है, इसका टोटल माजरा है, इतने रुपए नहीं है सरकार के पास। तो सरकार कह रही है कि हम क्या, स्टेट्स एक काम करते हैं, अब 2,35,000 करोड़ तो भूल जाइए, उतना नहीं, लेकिन 97,000 करोड़ रुपीस हम स्टेट्स को आरबीआई से लोन दिलवा देते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम स्टेट्स को आरबीआई से 97,000 करोड़ रुपीस लोन दिलवा देते हैं, ठीक है। और ये जो लोन की जो भरपाई होगी वो भी स्टेट्स को नहीं करनी पड़ेगी, लोन की भरपाई स्टेट्स को नहीं करनी। ये लोग कह रहे हैं कि आप 4-5 साल आराम से अपने पास लोन इसको रखिए, और जब चुकाने की बारी आएगी, जो इंटरेस्ट होगा, जो कुछ होगा, वो जो होगा वो हम, अच्छा एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, इस बात को बताने से पहले इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। एक चीज आपको मैं बीच में बताना भूल गया, आई एम सॉरी। ये जो सेस वाला पैसा था, जो स्टेट सेंटर ने कहा था कि हम स्टेट को ये देंगे सेस वाला पैसा, ये हमेशा के लिए नहीं था, ये सिर्फ 2017 से लेकर के 2022 तक की स्कीम थी, 5 साल का था कि हम 5 साल आपको ये सेस दे करके भरपाई करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ये बात तय हुई थी। तो अब सेंटर क्या कह रही है कि आप 4-5 साल तो ये लोन रखिए अपने पास, और उसके बाद जब चुकाने की बारी आएगी तो 2022 के बाद तो हमें आपको सेस देना नहीं है लॉ के मुताबिक, तो 2022 के बाद हम उस सेस का क्या करेंगे जो जनरेट होगा, तो 2022 के बाद जो सेस जनरेट होगा उससे हम इसकी भरपाई कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो स्टेट को कुछ नहीं भरना है, ये लोन है तो स्टेट्स के नाम पर, लेकिन इसकी भरपाई सेंटर ही करेगी। जो 2022 के बाद जो सेस जनरेट होगा, जो अभी के सिस्टम के हिसाब से स्टेट्स को नहीं देना सेंटर को, सेंटर अपने पास रखेगी, वो सेंटर कह रही है कि हम स्टेट्स को दे देंगे और इस लोन की भरपाई कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर कह रही है कि भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, आप एक तो, या तो आपका एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 2,35,000 करोड़ रुपया आपको जहां मर्जी, जिससे मर्जी, आरबीआई से या मार्केट से या जिससे मर्जी आप लोन उठा लीजिए, आप लोन उठा सकते हैं। बाकी लेकिन इसमें हम कुछ भरपाई हम नहीं करेंगे, मतलब इसके इंटरेस्ट या इसकी कोई भरपाई किसी तरीके से हम नहीं करेंगे, भाई आप उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शन निर्मला सीतारमन जी ने स्टेट्स के आगे रख दिया है कि अब आप देख लीजिए आपको दोनों में से क्या करना है। अगर स्टेट ये वाला ऑप्शन मानते हैं तो स्टेट्स का कहना है कि ये ऑप्शन उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग कहां से भरपाई करेंगे, ये लोन, उतना बड़ा लोन स्टेट्स ले लेंगे तो कैसे भरपाई करेंगे, वो नहीं कर सकते। और अगर 97,000 करोड़ रुपीस लेंगे तो उनका सवाल है कि जब हमें जरूरत है 2,35,000 करोड़ की और उसमें आप हमें दे रहे हैं सिर्फ 97,000 करोड़, तो हम कहां से अपना गुजारा चलाएंगे। एक इसमें सवाल है कि 97,000 करोड़ की जो राशि है वो कहां से आई है, ये आंकड़ा क्यों, मतलब 95 भी हो सकता था, 1 लाख हो सकता था, ये आंकड़ा क्यों। तो इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये है, सेंटर क्या कह रहा है कि देखो भाई स्टेट्स, ये जो आपदा है कोविड-19 की, ये तो हम सबके ऊपर आई है, ठीक है। तो जो तुम्हारा, अगर मान लो जीएसटी नहीं होता तो भी तुम्हारा वैट कलेक्शन नहीं होता, तुम्हारा जो भी जिस तरह तमाम तरीके के तुम टैक्स लगाते हो, ये कलेक्शन तब भी नहीं होता। तो उस चीज का पैसा आप हमसे क्यों ले रहे हो। ये लोग क्या कह रहे हैं
कि सिर्फ जीएसटी की वजह से, सिर्फ सेंटर की वजह से, वो कह रहे हैं सिर्फ हमारे जीएसटी लगाने की वजह से आपको 97,000 करोड़ का घाटा हुआ है। वो कह रहे हैं हम आपको ये दे देंगे, मतलब दे देंगे नहीं, स्टेट्स के नाम पर आरबीआई से लोन दिलवा के दे देंगे और बाद में इसकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 97,000 करोड़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जीएसटी की वजह से आपको हुआ है, जीएसटी इंप्लीमेंट हुई है, इस वजह से आपको घाटा हुआ है। बाकी जो आपका घाटा है 2,35,000 करोड़ में से जो बाकी घाटा है, करीब जितना भी बनता है 1,30,000 करोड़, जो भी ये जो आपका घाटा है वो तो भाई इस वजह से है क्योंकि कोई खरीदारी नहीं कर रहा, पूरी देश में मंदी है, वैट वगैरह कुछ कोविड-19 की वजह से है, तो उसका बिल आप हमारे ऊपर क्यों फाड़ रहे हैं? तो 97,000 करोड़ की तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, बाकी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अब इसमें बस एक और पॉइंट बता देता हूं, फिर मैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। एक पॉइंट इसमें यह है कि सेंटर ये पैसा क्यों दे, मतलब क्यों देना है सेंटर को? तो इसका जवाब यह है कि जब जीएसटी बनी थी 2017 में, तब सेंटर ने कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर कर ये बात प्रॉमिस किया था स्टेट्स को कि हम आपको, आपका जब घाटा होगा, जीएसटी आने की वजह से जो घाटा होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जो आपका घाटा होगा वो हम कंपेंसेशन सेस के द्वारा उस घाटे की पूर्ति करेंगे। तो स्टेट्स कह रहे हैं कि लेकिन अब जब बारी आ गई है तो सब लोग मना कर रहे हैं, सेंटर हमें धोखा दे रहा है। इसमें अब आगे मैं सीधा इस बिना ज़्यादा कुछ किए सीधा इसमें आगे बढ़ता हूं कि सभी लोग कह क्या रहे हैं, मतलब अपोजिशन के नेता और बाकी तमाम नेता जो भी इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इनका कहना है कि ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की हिस्ट्री में सेंटर के द्वारा स्टेट्स के लिए किया गया सबसे बड़ा धोखा है। वो इसको एक धोखा बुला रहे हैं, बिट्रेयल नाम दिया है, और कह रहे हैं कि पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा धोखा है ये। ठीक है, ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। उसके बाद यही सेम कहना भी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का भी है। वो भी यही कह रही है कि दिस रिफ्यूजल टू कंपनसेट द स्टेट्स इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बिट्रेयल। वो कह रहे हैं ये भी कुछ नहीं, ये भी एक तरह का धोखा ही है कि आपने पहले तो कहा था कि आप पैसे देंगे और आज जब स्थिति बिगड़ गई तो आप पैसा। अच्छा, एक चीज और है इसमें मैं आपको बताऊं कि देखिए ये बात तो सही है कि भाई मंदी तो है, कोविड-19 तो है, तो इसमें सेंटर की गलती नहीं है। सेंटर की जो गलती है 97,000 करोड़ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। स्टेट्स का क्या कहना है? स्टेट्स ये कह रहे हैं कि आप जो आरबीआई से स्टेट्स को जो लोन दिलवा रहे हैं तो क्यों ना ये लोन आप खुद ही ले लें। वो कह रहे हैं कि आपको देने हैं ना हमें पैसे, हमें थोड़ा ना खुद पैसे लेने होते हैं, आपको देने हैं हमें पैसे, तो आप स्टेट्स के ऊपर भार क्यों डाल रहे हैं आरबीआई से लोन लेने का? आप 97,000 करोड़ दे रहे हैं, आप इतने ही दें, लेकिन स्टेट्स के ऊपर भार चिट्टा, मतलब इसका जो बिल है वो स्टेट्स के ऊपर मत फाड़िए, आप ही लीजिए लोन, क्योंकि आपको हमें देना था, आपने वादा किया है, आपकी जीएसटी की वजह से घाटा है, तो आप लीजिए लोन और आप दीजिए हमें पैसे 97,000 करोड़, हम क्यों ले लोन? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद और लोगों की बात करें तो मैं एक बात बता दूं कि इसके खिलाफ बहुत सारे स्टेट जैसे कि पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, बहुत सारे सीएम जो है मिल गए हैं आपस में और वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का भी कहना है कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो हाउ विल द स्टेट्स वर्क, इट्स आवर राइट टू आस्क फॉर व्हाट्स ड्यू, जो बचा है उसका। ठीक है, उस तरह बहुत सारे लोग। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल जी, इनका क्या कहना है? इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पॉइंट आउट करवाई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के रूल्स में एक बात लिखी है, डिस्प्यूट, एक मिनट में जरा एक मिनट देख लूं, हाँ, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की। ये क्या है? ये है कि अगर मैंने बताया जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं और बाकी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ऐसी मीटिंग होती है। अगर इन लोगों के बीच में कोई कंसेंसस, कोई बीच का कोई मिडल पाथ नहीं निकल पा रहा, कोई किसी तरीके का कंसेंसस नहीं फॉर्म हो पा रहा है इन लोगों के बीच में,
तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म काम पे आता है, लीगल तरीके से ये लोग इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसकी कभी आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी पार्टी के हैं और काफी सारे स्टेट्स बीजेपी रूल्ड थे पहले, तो फाइनेंस मिनिस्टर सारे बीजेपी ही थे, तो किसी हमेशा कंसेंसस फॉर्म हो ही जाता था। लेकिन अब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि नॉन बीजेपी रूल्ड है, कोई कांग्रेस या कोई अपनी रीजनल पार्टीज रूल्ड स्टेट्स हैं, तो अब कंसेंसस फॉर्म होने में दिक्कत हो रही है। तो मनप्रीत सिंह बादल जी ने ये कहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को आप एक्टिवेट करें, सेंटर को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको एक्टिवेट करें और इसके थ्रू इसका हल ढूंढा जाए। हमारे ऊपर ये दो जो आपने दे दिए हैं, इन दोनों को इन दोनों सोल्यूशन को थोपा ना जाए, ठीक है। एक और दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी यहां पर है बीजेपी के ही एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट करके ये लिखा कि आई एम रिलायबली इन्फॉर्म्ड दैट एफएम निर्मला सीतारमन टोल्ड अ मीटिंग दैट कोविड-19 इज एन एक्ट ऑफ गॉड। उन्होंने ये भी कहा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोविड-19 जो है एक्ट ऑफ गॉड है और एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, सेंटर के पास पैसे खत्म हुए हैं एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। इसके बारे में भी लास्ट क्वेश्चन यही मेरा है, जिसमें मैं अपने ओपिनियन में ये बात बताऊंगा आपको। इसके लिए प्लीज रुकिएगा, सुनिएगा, बहुत जरूरी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि आई विल सुब्रमण्यम स्वामी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वॉज द डिक्लाइन इन एनुअल ग्रोथ रेट इन जीडीपी फ्रॉम 8% इन FY15 टू 3.1% ऑल्सो एन एक्ट ऑफ गॉड। वो पूछते हैं कि क्या पूरा एनुअल जीडीपी डिक्लाइन 8% से 3.1% पे जो आया, क्या ये भी कोई एक्ट ऑफ गॉड था? जी नहीं। अब यही मैं आपको अपने ओपिनियन में बताऊंगा। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस स्टेटमेंट पर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर आपको ये लग रहा है गलत है। इंडियन इकोनॉमी वॉज बैड बिफोर कोविड-19। ये एक ऐसा सच है जो आपको मानना पड़ेगा। कोविड-19 एक्ट ऑफ गॉड आप कह रहे हैं, ठीक है, मानते हैं। इस पे भी काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं मैन मेड है वगैरह, जो भी, उसमें हम नहीं घुस रहे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में जो परेशानी आई है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी इससे पहले से बुरी थी। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। पिछले साल के सबसे पहले हम बात करते 2018 की। 2018 में एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% था, ठीक है, और दिसंबर 2019 में ये गिरकर 4.5% पर आया और जनवरी टू मार्च 2020 तक ये 3.1% पर आ चुका था। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? ये वो टाइम है, ये जो दो मैं आपको टाइम बता रहा हूं, ये वो टाइम है जब कोविड का नाम भी हम नहीं जानते थे। ये एक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर है कि हमारी जीडीपी, जो इंडिया इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी दुनिया की, इस टाइम पर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सब जो था वो गिरकर इतनी बुरी हालत में आया एक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से, ना कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। इतनी बुरी हमारी इकोनॉमी हुई, मैं आपको बता रहा हूं। आप अभी यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस। CNBC एक्सप्लेन्स करके एक चैनल है CNBC का, उनकी 2 वीडियोस हैं। एक वीडियो है करीब 2 साल पुरानी और एक वीडियो है करीब 11 महीने पुरानी। 2 साल पुरानी वाली वीडियो में उन्होंने, उनका टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि वाई इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्ट। ये तब का था जब हमारी इकोनॉमी 8% थी, और सिर्फ 11 महीने पहले ये है कि वाई इंडिया इज फेसिंग अ रिसेशन। इस तरीके की वीडियो है जो 11 महीने बाद ही उन्हें फिर से बनानी पड़ी, ये बताने के लिए कि इंडिया की इकोनॉमी खतरे में है। दूसरी बात, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, इस वीडियो को बस खत्म कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो सेंटर ने अभी ऐलान किया था कोविड के टाइम पर, इसमें 2 लाख करोड़ रुपए तो सीधा सीधा गरीबों के खाते में और गरीबों को अनाज के रूप में दिया गया था। लेकिन 18 लाख करोड़ जो इसका पूरा मेजर पोर्शन है, करीब 80% इसका, 18 लाख करोड़ रुपया कहां गया है? 18 लाख करोड़ लोन्स के फॉर्म में
बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये अच्छी चीज है, इसमें हम नहीं घुसेंगे कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है क्या है, वो सब अलग बात है, उसमें नहीं घुसेंगे। लेकिन सवाल है कि पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसमें कि अभी आपने जो पैसा निकाला है, असली जो पैसा निकला वो है 2 लाख करोड़, बाकी तो आपका 18 लाख करोड़ का लोन के फॉर्म में है, जो आप कह रहे हैं कि आप ले लीजिए, और आप जब ले लेंगे जो लोग नहीं चुका पाएंगे तब सेंटर पैसा भर के उसका चुकाएगी। तो अभी तो आपका ये पैसा गया नहीं है कहीं पर, अभी आपका जो खर्च हुआ है इसलिए वो 2 ही लाख करोड़ है। तो क्या दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी 2 लाख करोड़ खर्च करने में, और मान लीजिए थोड़ा बहुत और हम इसमें मान लेते हैं, मान लीजिए इधर उधर करके 2 को बढ़ा करके हम 4 लाख करोड़ कर देते हैं, क्या दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी 4 लाख करोड़ खर्च करने में ही खत्म हो गई? 4 लाख करोड़ खर्च करते ही सेंटर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, जो पैसा उन्हें स्टेट्स को हर हाल में देना ही है, वरना हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे और सभी सरकारी एम्प्लॉइज, इनकी सैलरी में प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी सैलरी कट हो सकती है। डॉक्टर्स जो इतना काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप लोग फूल बरसा रहे हो, उनकी सैलरी कट हो सकती है। आपकी ये हालत आ गई इतना ही खर्च करते हुए। तो इसलिए मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी कहता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है, कोई भी कहे कि ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से सिचुएशन पैदा हुई है, तो जी नहीं, इसको मानना बेवकूफ़ी होगी। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम एक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से क्रिएट हुई है। हमारी इंडियन इकोनॉमी कोविड-19 के नाम सुनने से पहले से ही खराब हालत में है। हम 3.1% पे गिर के आ चुके थे और ये हालत आनी ही थी। हाँ, कोविड-19 ने इस हालत को बद से बदतर जरूर बना दिया है, लेकिन बद पहले से था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जय हिंद, थैंक यू।